कैसे हैं दोस्तों, मैं हूं बिलाल। हम सीख रहे हैं Next.js 13। तो चलें शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि एपीआई क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके मेथड क्या होते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं और इसको किस तरह से यूज किया जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक एपीआई को हम अपनी एप्लीकेशन में किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह से उनकी टाइप को मेंटेन कर सकते हैं। अभी तक जो हम एपीआई पे काम कर रहे हैं वो सारी एपीआई जो है एक्सटर्नल है। हमने अभी तक अपनी कोई एपीआई नहीं बनाई। हमने अभी तक अपनी एपीआई इसलिए नहीं बनाई कि पहले हम जरा एपीआई से मानूस हो जाएं, उसको जान लें, उसको पहचान लें, उसकी वर्क कि वो किस तरह से वर्क करते हैं, उसके अंदर ऑथेंटिकेशन क्या होती है और क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं। एज अ थ्योरी उसको हम समझ लें, फिर हम अपनी एपीआई बनाएंगे। तो जिस एपीआई पे हमने लास्ट वीडियो में काम किया था, इस एपीआई को हम अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर, जो कि एक Next.js 13 की एप्लीकेशन है, इसके अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, इसके अंदर यूज करते हैं और देखते हैं कि वो क्या तरीका कार है इस एपीआई को यूज करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने कोड के ऊपर आ जाते हैं और ये है हमारा page.tsx और यहाँ पे ये रही एपीआई थंडर क्लाइंट। इसके अंदर हमने ये एपीआई का यूज किया था, जिसके अगेंस्ट हमें ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिला था जिसके अंदर कुछ बुक्स का डेटा था। मैं चाहता हूं कि ये बुक्स का जो डेटा है इसको मैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर शो करवाऊं। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपने कोड के ऊपर आएंगे और यहां पर हम एक फंक्शन या हम इसको फेच करेंगे। फेच किस तरह से करेंगे, फेच इस तरह से करेंगे। मैं इसको बड़ा कर देता हूं जरा सा, इसको हाइड कर देता हूं और कहूंगा कॉन्स्ट फेच। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूं फेच डेटा और यहां पे लगाऊंगा मैं अवेट। मैं जैसे ही अवेट लगाऊंगा मुझे एरर आ जाएगा, क्योंकि जब अवेट लगाते हैं तो इसको एसिंक भी बनाना होता है। तो मैंने इसको बना दिया एसिंक, ठीक है, अवेट। अब मैं कहूंगा फेच समथिंग और इसके पहले पैरामीटर में आएगी यूआरएल। कौन सी यूआरएल आएगी, यूआरएल आएगी ये वाली, सॉरी ये यूआरएल आएगी कि भाई मुझे यहां से इस एपीआई से डेटा ला कर दो, जो भी डेटा है मुझे ला कर दे दो। ओके, हमने इसे यहां पे दे दिया, ठीक है, कि भाई इस एपीआई में जो कुछ भी डेटा है ये मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं किसी सर्वर पर। वो सर्वर कहां है, उसमें क्या कोड है, क्या एल्गोरिथम है, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। मुझे इन्होंने कहा ये एपीआई को आप कॉल करेंगे, एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के ऊपर और ये इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट आपको डेटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक फेच के जरिए एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सर्वर के ऊपर। वो सर्वर कहां है, किसका है, क्या कर रहा है, कैसा है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, हमारा नहीं है, ये कंफर्म है। और हमारे पास सिर्फ ये एड्रेस है, ये एपीआई है, ये यूआरएल है जहां से हम रिक्वेस्ट कर रहे हो सर्वर को कि भाई आप मुझे कुछ इसके अगेंस्ट जो भी डेटा है वो प्रोवाइड कर दें। उसने कहा ठीक है आप रिक्वेस्ट करें। तो मैंने रिक्वेस्ट कर दी। अब रिक्वेस्ट करने के बाद मैं कह रहा हूं कॉन्स्ट जो रिस्पॉन्स आए उस पे क्या करो, उस इंतजार करो, जब रिस्पॉन्स आ जाए, फेच डेटा में डेटा आ जाए तो क्या करो, उसको फेच डेटा को कन्वर्ट कर दो जेसन में, ठीक है, क्योंकि जेसन स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, मैंने आपको बताया था, जिसके जरिए किसी भी सर्वर पे डेटा को सेंड किया जाता है और गेट किया जाता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कि तमाम लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सपोर्ट करती हैं। तो जब डेटा आ जाए तो उसको जेसन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, और कन्वर्ट होने के बाद उसको console.log करके मुझे बता दो भाई डेटा आ जाए तो। और यहां पे मैं लिखता हूं बुक्स, क्योंकि ये बुक्स का डेटा है, मैंने लिख दिया बुक्स और कर दिया सेव, ठीक है। मैंने और एप्लीकेशन को ऑलरेडी रन किया हुआ था। तो हम देखते हैं कंसोल के अंदर कि हमें डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है। तो मैं आता हूं अपने कंसोल में और आप कुछ अगर नोट करें तो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। यहां पे मैं कंसोल करूंगा, मुझे तो डेटा मिला ही नहीं, ये देखो मुझे डेटा मिला ही नहीं। तो कहां पे देखूं, अगर आपको याद हो मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूं कि हम यूज कर रहे हैं Next 13।
तो ये कहां पे रेंडर हो रहा है? सर्वर साइड। तो हमारा कंसोल कहां होगा? टर्मिनल में। तो हम टर्मिनल पे आते हैं, ये देखो ये रहा हमारा डेटा, ठीक है, ये रहा हमारा डेटा, हमें डेटा गेट हो गया। अब हम इसे इजीली यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले हम कुछ और तरीके जानते हैं कि इसको और ज्यादा बेहतर बनाया जाए। अब हम इसको क्या करना चाहते हैं? हम इसको करना चाहते हैं डायनामिक तरीके से ऑपरेट। वो डायनामिक तरीके से किस तरह ऑपरेट करेंगे? हम कहते हैं एक तरीका कार तो ये हो गया, और उससे भी पहले एक और बात कह दूं कि देखो ये एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर हमने किसी सर्वर को रिक्वेस्ट की, जिसके अगेंस्ट मुझे ये डेटा मिल गया, ठीक है। और अगर हम यहां पे आ जाएं, ये एक और एप्लीकेशन है, एक अलग नौइयत की, एक अलग प्रोग्राम पे बनी हुई एप्लीकेशन है। इसके पीछे कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है मुझे भी नहीं मालूम। ये थंडर क्लाइंट कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसके एक्सटेंशन को हमने डाउनलोड करके इस मैकेनिज्म के थ्रू हमने रिक्वेस्ट की, तो यहां पर भी डेटा आ गया, ठीक है। ये देखो यहां भी डेटा आ गया। तो एट अ टाइम हम दो एप्लीकेशन से का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक ही सर्वर पर, एक ही जगह, एक ही एपीआई के ऊपर, या सॉरी एक ही यूआरएल के ऊपर। वो यूआरएल जा रहा है, वो एपीआई जा रही है एक सर्वर पे रिक्वेस्ट लेके कि भाई ये एक एप्लीकेशन है, इसने भी रिक्वेस्ट की है, ये एक अलग एप्लीकेशन है, इसने भी रिक्वेस्ट की है। तो जो भी सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स दिया कि भाई ठीक है इनको ये डेटा प्रोवाइड कर दो। तो देखो दो अलग अलग एप्लीकेशन के ऊपर डेटा गेट होके हमको मिल गया। हमने एक डायग्राम में देखा था कि एक सर्वर है, मुख्तलिफ एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड की है, विंडोज की है, ब्राउजर है, और तरह की एप्लीकेशंस हैं। तो ये एक उसकी प्रैक्टिकल मिसाल है कि एक नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन है और एक क्लाइंट थंडर है जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बना हुआ है। वो कौन सी लैंग्वेज है मुझे नहीं पता, गूगल करोगे मालूम पड़ जाएगा। तो उसके ऊपर भी ये डेटा आ रहा है, और नेक्स्ट.जेएस 13 के ऊपर भी ये एपीआई के ऊपर डेटा आ रहा है। एपीआई सेम है, ठीक है। अब सर्वर के ऊपर कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है ये भी हमें नहीं मालूम, और हमें कोई सरोकार भी नहीं। बट इनमें कॉमन एक बात है, क्या? कि डेटा दोनों में जेसन में आ रहा है। ये देखो यहां भी जेसन में आ रहा है और यहां भी जेसन में आ रहा है। तो ये प्रूफ होता है कि जेसन स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। जेसन में ही डेटा को भेजा जाता है, जेसन के जरिए ही डेटा को गेट किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे ये बात समझ में आ गई, और थंडर क्लाइंट को मैं कर देता हूं कट। हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसा डायनामिक फंक्शन बनाते हैं जिससे हमें ये बार बार दो लाइनें लिखने की जरूरत ना पड़े, और जहां पे हमें डेटा चाहिए तो उसको हम सिर्फ कोई भी यूआरएल पास कर दें, कोई भी यूआरएल, ठीक है। सिर्फ ये नहीं, कोई भी यूआरएल पास कर दें और हमारे पास डेटा आ जाए, ना कि बार बार हम इसको अवेट लगा के फेच करें। तो हमारा कोड भी कम हो जाएगा, और इसका एक और फायदा भी होगा जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मतलब इस वीडियो में बताऊंगा आगे जाके प्रैक्टिकली। तो हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन बनाने से पहले हम एक फाइल बनाएंगे। फाइल का नाम आप कुछ भी रख लें, मैं लिखता हूं सर्विसेज, service.tsx या ts कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पे मैं करता हूं क्या, मैं करता हूं एक फंक्शन, मैं बनाऊंगा कॉन्स्ट गेट डेटा, क्योंकि हम डेटा को गेट कर रहे हैं तो इसलिए मैंने इसका नाम गेट डेटा रख लिया। आपको जो मन करे वो नाम रख लें, ठीक है। कॉन्स्ट गेट डेटा, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ये एक एरो फंक्शन है और कुछ रिटर्न करेगा। अब एरो फंक्शन है, कहीं से डेटा लाएगा तो मतलब ये कुछ प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और प्रॉमिस रिटर्न करने का मतलब है कि इसको एसिंक बनाना पड़ेगा। ये मैंने बना दिया एक फंक्शन, और क्योंकि मुझे इसको कहीं पे यूज करना है, यहां पे यूज नहीं करना, किसी और कंपोनेंट, किसी और फाइल के अंदर यूज करना है, तो मैं क्या कहूंगा, मैं इसको करूंगा एक्सपोर्ट। इतना काम हो गया। अब क्या करते हैं कि जहां भी ये फंक्शन कॉल होगा तो इसको एक यूआरएल की जरूरत होगी। तो इसके पैरामीटर में हम कहते हैं कि भाई एक यूआरएल होगी, तो वो यूआरएल होगी स्ट्रिंग। क्लियर? अब हम में वही काम करेंगे जो हम वहां पे कर रहे थे कि भाई कॉन्स्ट फेच करो डेटा को, अवेट, जब तक डेटा ना आए ये फंक्शन चलता रहे, इसके नीचे आगे का कोड ना चलाना जब तक के डेटा ना आ जाए। और डेटा आने के लिए हम कहेंगे फेच, और यहां पे इसको यूआरएल की जरूरत है, हमने पैरम्स के अंदर बता दिया यूआरएल, ठीक है। भाई डेटा को फेच करो, हम क्या कहेंगे, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स
कि भाई अवेट, इंतजार करो जब तक कि डेटा ना आ जाए, मतलब जब तक इसके अंदर डेटा ना आ जाए, और जब डेटा आ जाए तो फिर क्या करो, फेच डेटा को जेसन में कन्वर्ट कर दो। क्लियर हो गया। और जब जेसन में कन्वर्ट हो जाए तो क्या करें, आप रिटर्न कर दें रिस्पॉन्स को। सेव कर दिया। हमने एक डायनामिक फंक्शन बना दिया। अब हमें बार बार डेटा को फेच करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन काफी है। तो इसका यूज भी करके देख लेते हैं। हम आते हैं अपने page.tsx पर और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये करेंगे कि इसको पहले हम इंपोर्ट कर देते हैं। क्या गेट डेटा में लिखूंगा तो देखो मुझे सजेशन आ गई, मैं कहता हूं जी हाँ यही है, मैंने एंटर कर दिया और वो इंपोर्ट हो गया। अगर इंपोर्ट ना हो तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस रिस्पॉन्स के अंदर या मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इस लाइन को मैं कमिट करता हूं और यहीं पे हम रिस्पॉन्स ले लें। मैं कहता हूं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, नाम आप कुछ भी दे दें, रिस्पॉन्स दे दे या चलो डेटा दे देते हैं, डेटा, और डेटा के अंदर अवेट। ठीक है, और क्या करेंगे, इस डेटा को कॉल कर, इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। एरर आ गया। एरर आ गया तो इस एरर को हम सॉल्व करेंगे कि ये जो यूआरएल है, हमने वहां पे पैरामीटर में यूआरएल का पैरामीटर दिया था, स्ट्रिंग थी, वो हमने यहाँ पास कर दिया। सारा कोड मिटा देते हैं और साफ सुथरा कर देते हैं बिल्कुल, और जरा सा समझते हैं कि हमने क्या किया। ठीक है, ये हमने सारा कोड मिटा दिया। यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स की जगह डेटा लिख देता हूं, सेव, फॉर्मेटिंग कर दी। अब देखो सारा साफ सुथरा कोड हो गया। अब क्या है कि इस डेटा के अंदर मैंने ये फंक्शन कोड कॉल किया और इस फंक्शन को एक यूआरएल पास कर दी और वही काम हुआ, बस फर्क ये है कि डायनामिक हो गया। अब मुझे जिसका किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी पेज के ऊपर कोई भी डेटा फेच करना है तो मुझे यही फंक्शन कॉल करना है, उसे सिर्फ यूआरएल पास कर देनी है। यूआरएल कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वो डेटा लाके दे देगी। जरा हम अपने टर्मिनल पे जाके देखें, देखो हमारा डेटा ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, हमारा डेटा ऐसे ही आ रहा है। अब इसमें एक और फायदा है जो मैंने कहा था कि वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो क्या फायदा है, वो ये फायदा है कि अभी अगर हम इस पे मैप चलाएं, अगर मैं सारे कोड को मिटा दूं, हम इस पे मैप चलाते हैं समझने के लिए, कुछ सीखते हैं। जब हमने टाइप स्क्रिप्ट पढ़ा था तो हमने कुछ सीखा था, उसको इंप्लीमेंट करते हैं हम। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर था, अब इंप्लीमेंट है। हम क्या करते हैं, इस डेटा के ऊपर मैप चलाते हैं, और मैप चलाने के लिए जरूरी हमारे पास एरे हो, और ये डेटा हमारी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ बुक्स का डेटा है। क्लियर है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमें एक ऑर्डर लिस्ट बनानी है, हमें एक ऑर्डर लिस्ट बनानी है, और उसके अंदर हम एक लाएंगे डेटा जो कि हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो ये है। ठीक है, जिसके अंदर कुछ डेटा आ रहा है, और यहां पे हम चलाएंगे मैप। मैप के अंदर पास करेंगे एक कॉल बैक फंक्शन, और इसमें दो पैरामीटर रखेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट और सॉरी ऑब्जेक्ट और इंडेक्स। और यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न। रिटर्न के अंदर हम लिखेंगे li, और li के अंदर पास करेंगे की में होगी इंडेक्स, और यहाँ पे हम कहेंगे देखो ऑब्जेक्ट डॉट, डॉट के बाद मुझे कुछ भी सजेशन नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक टाइप स्क्रिप्ट को मालूम ही नहीं कि इस ऑब्जेक्ट में है क्या। तो अब इसे कंट्रोल करते हैं, हम उसको टाइप बताएंगे। अब टाइप बताने के लिए प्रॉब्लम है कि हर जगह बार बार टाइप बताएं, और टाइप बताएं तो कहां बताएं। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि भाई इस फंक्शन को हम बनाएंगे जेनेरिक, और जेनेरिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पास करेंगे एक प्लेस होल्डर, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, ये रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस, और उस प्रॉमिस को दे देंगे वही प्लेस होल्डर, और ये फंक्शन हमारा जेनेरिक बन गया। मैंने सेव कर दिया, बहुत ज्यादा आसान था। अब इसकी डेटा को मेंटेन करेंगे। आ जाते हैं दोबारा से, हम एक इंटरफेस बनाते हैं। इंटरफेस, हमारा डेटा बुक्स का आ रहा है तो मैंने लिख दिया बुक का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में क्या है, उस ऑब्जेक्ट में देखो आईडी, नेम, टाइप, अवेलेबल। तो चारों की जगह मैं सिर्फ दो का लिख लेता हूं,
आईडी क्या है, नंबर है, और नेम क्या है, स्ट्रिंग। आप चाहे पूरे ऑब्जेक्ट की टाइप दे दें, मुझे कोई सरोकार नहीं, हम सिर्फ समझने के लिए ये काम कर रहे हैं। और मैं क्या कहता हूं, मैं यहाँ पे कहता हूं कि भाई इसके अंदर जो डेटा आ रहा है वो है बुक, ये वाली बुक, ठीक है, इस बुक की एरे। ऐसे ही है, मैंने सेव कर दिया। अगर हम देखें तो इस बुक के अंदर आईडी भी है, कहां गया, आईडी है जो कि नंबर है, नेम है और स्ट्रिंग है, और ये एक एरे है। तो इसी बुक जो ये ऑब्जेक्ट बनाया हमने इंटरफेस में, इसी की एरे आ रही है इसके अंदर डेटा में, ठीक है। मैंने सेव कर दिया। अब देखते हैं, इसको मैं मिटाता हूं डॉट को और लगाता हूं डॉट। उसने मुझे सजेशन दे दी। क्यों सजेशन दे दी? क्योंकि अब टाइपस्क्रिप्ट को पता है कि इसके अंदर क्या आ रहा है, अब पता है उसको क्या आ रहा है इसके अंदर। तो हम कहते हैं कि इसके अंदर नेम दे दो हमें लाके, और मैंने कर दिया सेव, और देखते हैं क्या हमें रिजल्ट मिला। वाह, हमें रिजल्ट मिल गया, ये सारी बुक्स हमारे पास आ गई। मजा आया। एक और काम करते हैं, मैंने कहा था कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, ये डेटा को हम डायनामिकली यूज कर सकते हैं। तो हम करते हैं क्या, हम करते हैं कॉन्स्ट, फॉर एग्जाम्पल ये कोई और पेज है, कोई और कंपोनेंट है, कहीं पे A to Z समझाने के लिए मैं और पेज नहीं बनाना चाह रहा, समझने के लिए मुझे यहाँ पे एक बुक चाहिए जिसकी आईडी है 3। तो मैं कहता हूं भाई अवेट, अब दोबारा से मुझे डेटा फेच करना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं भाई गेट डेटा, इसके अंदर क्या है, एक बुक है, एक बुक का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया। और अगर हम यहाँ पे आ जाएं अपने थंडर क्लाइंट के ऊपर, और यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने ये बुक्स थी, नहीं ये स्टेटस था, ये बुक्स थी, नहीं ये भी स्टेटस था, ये बुक थी, हाँ ये बुक्स थी, और यहाँ पे हमने स्लैश ये 4 नंबर वाली जो बुक थी, और यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजे, यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है 4 नंबर बुक का। तो इसी को हम करते हैं कॉपी, और इसको करते हैं कट। वही फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, वही चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। इसको हटाते हैं समझने के लिए, बिल्कुल स्ट्रिंग लगाते हैं, ये यूआरएल पास कर दी जिसके अंदर सेम यूआरएल है, सिर्फ आखिर में 4 है। सेव कर दिया, ये ऑब्जेक्ट है बुक, ठीक है, वही बुक का इंटरफेस हमने ऊपर बनाया हुआ है। टाइप चेंज कर दी, यूआरएल चेंज कर दी, और कुछ नहीं किया। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं बुक, सेव कर दिया, ठीक है, बुक के साथ यहाँ पे हमने बुक लिख दिया। अब देखते हैं टर्मिनल में क्या आ रहा है। वाओ, एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है, फंक्शन वही है, सिर्फ टाइप उसको हल्की सी बताई, टच दिया टाइप का और कुछ नहीं दिया, और फंक्शन वही है, यूआरएल को बदल दिया, कहीं और कहीं भी नहीं गए, कुछ इंपोर्ट नहीं किया, उसी डेटा को दोबारा कॉल किया, यूआरएल पास कर दी, और हमें उसने डेटा लाकर दे दिया। अब इसको अगर चाहें तो आप यहाँ पे इंप्लीमेंट भी कर दें, लाइक अगर हमें इसी देखने के लिए कि भाई बुक को हमें बताओ जेसन डॉट, ये जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई पे आप ना जाना अगर नहीं मालूम, मैं आपको सिर्फ शो करना चाह रहा हूँ इसको स्ट्रिंगिफाई में फॉर्मेट में, ताकि बुक के अंदर जो डेटा आ रहा है हमें पता हो। और मैंने सेव कर दिया, ये देखें ये डेटा हमें मिल रहा है, आईडी 4 भी इसके, ये देखो आईडी 4। और इसको अगर शो करवाना चाह रहे हो ठीक है, शो करवा देते हैं इसको। इस तरह अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इसको मिटा दो, ये भूल जाओ, स्ट्रिंगिफाई में हमने इसको बदल दिया, इसको भूल जाओ। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि H1 या H2 के अंदर इस बुक का जो नाम है हमें वो चाहिए। हम क्या करेंगे, देख से ही मैं लिखूंगा बुक डॉट नेम, आ जाएगा, क्योंकि अब इससे पता है कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर अगर आप इंटरफेस में और चीजें बढ़ा देंगे तो वो बढ़ जाएगी। और ये देखो ये आ गया, रिपीट हो गया, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया। और ये कैसे, यही ऑब्जेक्ट है, या ये देखो ये 2 बार रिपीट हो रहा है। अगर ये हमें कंफर्म करना हो तो हम इसमें आगे लिख सकते हैं ये बुक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बुक ऑब्जेक्ट, इसे निशानी के लिए कि यही है कि नहीं। देखो ये बुक ऑब्जेक्ट, मतलब 2 अलग अलग है ना, हमने डेटा फेच किए 2 अलग अलग यूआरएल से, 2 अलग अलग एपीआई से, लेकिन फंक्शन एक ही है, और उनकी टाइप को भी मेंटेन किया,
और उनकी एपीआईज को भी जान लिया, और उस एपीआईज जो कि किसी सर्वर, वो सर्वर कहाँ है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, कहीं है वो सर्वर जहां से हमने रिक्वेस्ट की, वहां से वो डेटा लेकर आ गया। हमने एक से ज्यादा एप्लीकेशन, एक से ज्यादा क्लाइंट या एक से ज्यादा यूजर बन के वहां पे रिक्वेस्ट की उनकी एपीआई से, जो हमें उन्होंने एपीआई प्रोवाइड की थी, उसने दोनों जगह हमें डेटा लाके दिया। कैसे लाके दिया? एक Next.js 13 से हमने रिक्वेस्ट की, दूसरा हमने थंडर क्लाइंट से कर रिक्वेस्ट की। थंडर क्लाइंट जो है वो किस लैंग्वेज पे बना है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की, उसने एक्सेप्ट की, वो डेटा लेकर आया, जेसन फॉर्म में लेके आया। जेसन फॉर्म एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसके जरिए डेटा भेजा जाता है, डेटा गेट किया जाता है, डेटा को रिसीव किया जाता है, ठीक है। और इसको हमने अपनी एप्लीकेशन के ऊपर भी रिसीव की। इस तरह से वर्क करती है एक एप्लीकेशन, और हम अपनी एपीआईज भी बनाएंगे, तो इसमें परेशान बिल्कुल ना होना। और हमने कोशिश की है आपको पूरी तरह से एपीआईज का वर्क फ्लो समझाने के लिए कि एपीआई क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एपीआईज भी बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।